और चलिए अब बॉलीवुड के बच्चन की बात कर लेते हैं, जिनकी एनर्जी कमाल की है। अमिताभ 82 के हैं, लेकिन उनका जोश और उनका जज्बा 28 साल की उम्र का है। उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो इंस्टाग्राम चलाना सीख रहे हैं। जाहिर है सीखने का उनका ये जज्बा लोगों को खूब पसंद आ रहा है। अमिताभ जिस एनर्जी से अपना काम कर रहे हैं उसने साबित कर दिया है कि उम्र महज नंबर के सिवाय कुछ नहीं है। अमिताभ के फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति अगला सीजन आने वाला है और उनकी करीब 3 फिल्में भी फ्लोर पर है। ऐसे में उनकी जोश और जज्बा देखकर उनके फैंस तक हैरान हो गए हैं। So I'm just getting educated how to work Instagram and I hope it works. Thank you. ये वीडियो चंद सेकंड का है, लेकिन बिग बी के इस वीडियो में आज की पीढ़ी के लिए सदियों का सबक है। सीखने की जिद क्या होती है और सीखने की ललक कैसी होती है, ये वीडियो उसकी मिसाल बन गया है। 82 की उम्र में भी अमिताभ के भीतर युवाओं वाला जोश है और बच्चों जैसा कौतूहल है। वैसे तो अमिताभ के इंस्टाग्राम पर 37 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं, फिर भी वो इंस्टा चलाना सीख रहे हैं। यही नहीं, इस उम्र में भी बिग बी फेसबुक पर सुपर एक्टिव हैं। करीब 3.8 करोड़ लोग उन्हें फेसबुक पर फॉलो करते हैं। यही नहीं, एक्स पर उनके 48.09 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जहां अमिताभ हर मुद्दे पर लिखते हैं और रिएक्ट करते हैं। फिलहाल ये वीडियो उनकी एनर्जी का नया सिंबल बन गया है। इस वीडियो पर अब फैंस का भी रिएक्शन सामने आया है। बिग बी के इस वीडियो ने लाखों फैंस का दिल जीत लिया है। एक यूजर ने लिखा, सर आप तो टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे हैं। वहीं एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया, कूल ग्रैंडपा गोल्स, आपसे हमें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। फैंस का कहना है कि अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत का सोशल मीडिया पर इस तरह सहज और विनम्र होना बहुत प्रेरणादायक है। इंस्टा की दुनिया में अमिताभ की मौजूदगी क्यों इतनी खास है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इंस्टा पर जहां 31% लोग 18 से 24 साल के बीच के हैं, वहीं 35 से 44 साल के लोगों की संख्या 16% के करीब है, जबकि 64 से ज्यादा उम्र के केवल 3.1% लोग ही इंस्टा चलाते हैं। और बिग बी तो 82 के होकर भी इंस्टा के स्टार बने हुए हैं और अभी भी इंस्टा के सबक सीख रहे हैं। उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर इस बात को किसी ने सच कर दिखाया है, वो इस वक्त कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन होस्ट करने जा रहे हैं। साथ ही उनके तमाम प्रोजेक्ट भी साथ साथ चल रहे हैं। इस उम्र में भी वो घंटों लंबी शूटिंग कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी कुछ दुश्वारियां भी साझा की थी। बावजूद इसके अमिताभ न थकने को तैयार हैं और न ही कुछ नया सीखने से पीछे हटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दिल्ली के मौसम की। दिल्ली में आज सुबह से ही मौसम सुहाना है। बीती रात से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में और भी बारिश की संभावना जताई है। इतना ही नहीं, आईएमडी के अनुसार दिल्ली में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि इस दौरान सड़कों पर लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। दिन चढ़ने पर अगर बारिश में इजाफा हुआ तो जल जमाव और जाम जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। लिहाजा लोगों को सावधानी बरतनी होगी। घर से समय पर निकलें, नियम सावधानी से गाड़ी चलाएं। बहरहाल बारिश की ऐसी ही रफ्तार रही तो गर्मी से राहत जरूर रहेगी। आपको बता दें कि कल यानी बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम था। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं। सुबह से ही लगातार बारिश जारी है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये है कि अगले 1 हफ्ते में इसी तरीके से झमाझम बारिश रहने वाली है। अगर बारिश हल्की रही तो लोगों को इतनी मुश्किल नहीं होगी, उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो लोगों के लिए परेशानी का सबब बारिश बन सकती है।
और मनीष हमारे सहयोगी दिल्ली से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष बताइएगा, अभी फिलहाल दिल्ली एनसीआर में क्या हाल है, अभी मौसम कैसा है, क्योंकि सुबह सवेरे तो झमाझम बारिश हुई थी। देखिए, मानसून का सेकेंड हाफ है ये, और सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि कई इलाकों में रात से ही अच्छी खासी बारिश हुई है। आज आईएमडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है लगभग 4 बजे के आसपास, जो बताइए कि सेकेंड हाफ के मानसून में अब तक कितनी बारिश हुई है, आगे क्या स्थिति रहने वाली है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर जलभराव देखने को मिलता है। हम जहां खड़े हैं ये मिंटो ब्रिज है, और अमूमन यहां भी पिछले साल तक की तस्वीर ये थी कि यहां पर इतना पानी भरता था कि बस डूब जाती थी। लेकिन इस बार एनडीएमसी की आप तैयारी कहिए, नई सरकार की तैयारी कहिए कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पानी, बिल्कुल भी जलभराव दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिल्ली वाले कम से कम जो इस इलाके से गुजरते हैं वो मानसून का, वो बारिश का पूरी तरह से मज़ा ले पा रहे हैं। ट्रैफिक जाम यहाँ पर नहीं है क्योंकि वाटर लॉगिंग नहीं है, रेड लाइट है, इसलिए आपको भले ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो पहले स्थिति होती थी कि बस तक डूब जाती थी डीटीसी की, वो स्थिति अभी नहीं दिखाई पड़ रही है, वो काफ़ी बेहतर है। मौसम बहुत अच्छा है, अभी का जो तापमान है वो लगभग 29 डिग्री के आसपास है। अमूमन दिल्ली में पिछले जब से ये मानसून शुरू हुआ है तब से रात का जो मिनिमम टेम्परेचर रहा है वो 25 डिग्री के आसपास है। लेकिन आप सोचिए कि आज सुबह का जो तापमान जो अभी बना हुआ है वो 29 डिग्री के आसपास है, जो कि बताता है कि मौसम कितना सुहावना है। गर्मी और उमस से ज़रूर राहत मिली है। हालांकि एनसीआर के कई इलाकों में, चाहे हम गुरुग्राम की बात करें, हम नोएडा की बात करें, तो कई इलाकों में जलभराव ज़रूर है, वहाँ ट्रैफिक की दिक्कत है। लेकिन कम से कम नई दिल्ली के इस इलाके में आपको जलभराव, जो कि मशहूर थे जलभराव के लिए, वहाँ पर वो दिखाई नहीं पड़ता। आने वाले लगभग 3 अगस्त तक मौसम विभाग का ये साफ अनुमान है कि बारिश इसी तरह से होती रहेगी। आज के लिए भी अलर्ट है कि आज भी मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल हो सकता है पूरे दिन में, दिल्ली में भी और दिल्ली से सटे इलाकों में भी, और साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और हल्की हल्की आंधी आ सकती है, धूल भरी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे हफ्ते क्या इस तरह का मौसम रहेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो वीकेंड है वो कम से कम दिल्ली वालों का इसी सुहाने मौसम के बीच में ज़रूर बीतेगा। बिल्कुल मनीष, ये तो ठीक बात है कि अगर बारिश होती रहेगी तो वीकेंड हर किसी का अच्छा जाएगा, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं जिस जगह पर मौजूद हैं वहां जलभराव नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या दिल्ली के कई और इलाके भी ऐसे हैं जहां पर व्यवस्था को बेहतर किया गया है, सरकार भी बदली है और तैयारियां भी पहले से की गई हैं? मिंटो ब्रिज पर पानी ना भरना आपको बताता है कि तैयारियां ज़रूर की गई थी और कितने बेहतर तरीके से की गई थी। ना सिर्फ मिंटो ब्रिज, आप यहां से मिंटो ब्रिज से आगे रेड लाइट है, वहां से राइट लेकर आप जाएंगे तो आईटीओ पहुंचते हैं, और आईटीओ मुश्किल से यहां से 2 किलोमीटर होगा। आईटीओ ब्रिज के नीचे भी आपको घुटनों तक पानी दिखाई पड़ता था, और ये 2 जगह ऐसी होती थी कि जहाँ पानी भर गया तो आप मानिए कि चारों तरफ का जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक है, और कहीं ना कहीं अगर उस वाटर लॉगिंग में कोई गाड़ी अगर खराब हो गई तो फिर तो आप यानी कि मनीष कहा जा सकता है कि दिल्ली में सरकार बदली है तो ये तस्वीरें भी अब बदल चुकी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश हो रही है जिससे माहौल खुशनुमा बना है, लेकिन देश के कई इलाकों में मानसून की मेहरबानी से काफी जोरदार बारिश हो रही है। इसके चलते नदियां उफान पर हैं तो कई जगह नदी नालों में सैलाब आने की भी खबरें सामने आई। वहीं ज्यादा बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कों पर भी पानी भरने की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे हालात में हादसों के भी आसार बढ़ जाते हैं और ऐसा हुआ भी है। लेकिन इस तरह की स्थिति में बचाव भी हो रहा है। कहीं आम लोग तो कहीं पुलिस प्रशासन, सेना और बचाव दल के जवान सैलाब या पानी से पैदा संकट में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। जान पर खेलकर लोगों को बचाने की ये तस्वीरें राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई हैं, जहां भारी बारिश के कारण इस वक्त बड़ी आबादी बाढ़ का सामना कर रही है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर सवाई माधोपुर से सामने आई। यहाँ एसडीआरएफ की 2 टीमों ने चंबल नदी और लटिया नाले में फंसे 16 लोगों को सकुशल बचाया। लोगों को बचाने का ये अभियान बिल्कुल भी आसान नहीं था। बावजूद इसके एसडीआरएफ टीम ने
रस्सी के सहारे बारी बारी सभी लोगों को बचा लिया। इन हालात को देखते हुए आपदा प्रबंधन की टीमों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। वहीं टोंक जिले में भी भारी बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं और सड़कें भी पानी में डूब चुकी हैं। पानी तो लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। अचानक से सिंध नदी का इसका बढ़ गया जल स्तर, तो उस चक्कर में बाढ़ में फंस गए। अच्छा, तो कितने लोग फंसे हुए थे? यहाँ पर बच्चों को मिलाकर कम से कम 30 लोग थे। उधर राज्य के नर्मदापुरम जिले में भी नर्मदा नदी का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, लिहाजा लोगों की मदद के लिए एसडीआरएफ को लगाया गया है, जो लगातार बोट के जरिए लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से लोगों को नदी नालों से भी दूर रहने की सलाह दी गई है। सवाई माधोपुर से सुनील जोशी, टोंक से मनोज तिवारी, शिवपुरी से प्रमोद भार्गव और नर्मदापुरम से पीताम्बर जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं बोलीविया के एले पैज में डॉग रेस की दिलचस्प तस्वीरें। बोलीविया में हाल ही में पालतू कुत्तों की अनोखी रेस हुई है, जहां पर सैकड़ों लोग अपने प्यारे डॉगीज को लेकर शामिल हुए। इस रेस का आयोजन बोलीविया पुलिस की ओर से स्थापना के तौर पर 200 साल पूरे होने के अवसर पर किया गया। इसका मकसद रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप को प्रोत्साहन देना था। 1 किलोमीटर की इस रेस को कई कैटेगरीज में बांटा गया था। इसमें छोटे, मध्यम और बड़े आकार के डॉगीज अपने मालिकों के साथ शामिल हुए और डॉग ओनर्स का उत्साह भी देखते ही बनता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया से आई एक दिलचस्प खबर। आपने कभी समंदर को कैनवास पर उतरते देखा है? नहीं देखा हो तो अब देख लीजिए। ये कमाल की कलाकारी ऑस्ट्रेलिया के पेंटर और कलाकार माइकल ब्रैडन की है, जो सिडनी में समंदर के किनारे शानदार तस्वीरें बनाते हैं और समंदर के तट पर पल पल बदल रहे माहौल को कैनवास पर उतार देते हैं। उनकी मकसद कल्पना के आधार पर नहीं बल्कि समंदर के वास्तविक माहौल को देखते हुए पेंटिंग बनाना है। इसीलिए उन्होंने अपनी पेंटिंग के तरीके को नाम दिया है इन द ओपन एयर। इनका कहना है पेंटिंग्स बनाने से इन्हें खुशी मिलती है और ख़ास तौर से इस तरह की पेंटिंग्स उन्हें और भी उल्लास से भर देती हैं। इसीलिए ये कलाकारी के तमाम तौर तरीकों को छोड़कर समंदर किनारे पेंटिंग करने में जुट जाते हैं। वहीं अमेरिका में फ्लोरिडा के की वेस्ट इलाके में सालाना हेमिंगवे लुक अलाइक कॉन्टेस्ट धूमधाम से आयोजित किया गया। यह प्रतियोगिता 20वीं सदी के मशहूर लेखक अर्नेस्ट हेमिंगवे की याद में होती है। इस दौरान हेमिंगवे के हमशक्ल लोगों की तलाश होती है और उनसे सबसे ज्यादा मिलती जुलती शक्ल वाले शख्स को पापा हेमिंगवे का खिताब दिया जाता है। इस बार 131 लोगों में से 24 लोग हेमिंगवे लुक अलाइक कॉन्टेस्ट के सेमीफाइनल में पहुंचे और इसमें से टिम स्टॉकवेल को पापा हेमिंगवे का खिताब मिला। ये प्रतियोगिता यहाँ पर एनुअल हेमिंगवे डेज फेस्टिवल के दौरान होती है, जिसमें लोग हेमिंगवे के लेखन और उनकी रचनाओं को याद करते हैं और जश्न मनाते हैं। देखिए, वेनेजुएला के क्लब में बुजुर्गों को नाचते गाते और थिरकते देखकर आप हैरान हो सकते हैं। असल में क्लब बुजुर्गों का ही है जहां वे सुकून के पल गुजार सकते हैं। वेनेजुएला में 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए अनूठी पहल की गई है। ऐसे बुजुर्ग जो अपने बाल बच्चों और नाती पोतों से दूर अकेलेपन में जिंदगी गुजारते हैं, उनके जीवन में रंग भरने के लिए एक अनूठा क्लब बनाया जाता है। क्लब टोबायस नाम के इस सोशल क्लब में बुजुर्गों को तमाम लोगों के साथ हंसने, बोलने और नाचने गाने का मौका मिलता है, जिससे उनका अकेलापन दूर होता है और समय आसानी से कट जाता है। 90 साल से ऊपर के कई बुजुर्ग इस क्लब में आते हैं और संगीत नृत्य का मजा लेते हैं। वेनेजुएला में पूरी आबादी का प्रतिशत करीब 12% यानी कि करीब 35 लाख आबादी बुजुर्गों की है। युवा लोग जहां नौकरी चाकरी और काम धंधे में व्यस्त हैं, वहीं बुजुर्गों के लिए समय गुजारना मुश्किल होता है। तो जगह जगह ऐसे क्लब बनाने की पहल की गई है जहां बुजुर्गों को आसानी से वक्त गुजारने का मौका मिलता है।
और अब आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां पर पीएम मोदी के लिए स्पेशल राखी बनाई जा रही है। ये राखी ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित है, जिन्हें मुस्लिम महिला फाउंडेशन की सदस्यों ने बनाया है और नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए बनाया गया है। ढोल की थाप, लोकगीत और रंग बिरंगी राखियां। ये तस्वीरें वाराणसी से आई हैं, जहां मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान की सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास तौर पर ये राखियां बनाई हैं। इन राखियों में प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ ऑपरेशन सिंदूर की छाप भी देखने को मिल रही है। दरअसल मुस्लिम महिला फाउंडेशन की सदस्यों का कहना है कि वो ये राखी प्रधानमंत्री को भेजेंगी, क्योंकि उन्होंने पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। जिस तरह से हमारे मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी सब मिलकर उनके लिए कुछ करें, और हम सब मुस्लिम और हिंदू बहनें मिलकर उनके लिए सलामती की दुआएं कर रहे हैं। गीते गाया जा रहा है। प्रेम और मोहब्बत के संदेश के साथ, भाईचारे के संदेश के साथ इस बार काशी में रक्षाबंधन का पर्व खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित करते हुए मनाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर राखियों को बनाने के पीछे इन महिलाओं का एक मकसद पाकिस्तान को संदेश देना भी है। साथ ही मुस्लिम महिला फाउंडेशन और विशाल भारत संस्थान की सदस्यों ने बताया कि वो लोग अपने इस प्रयास से एकता और आपसी भाईचारे का संदेश भी दे रही हैं। आज हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के राखी बना रहे हैं और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी के लिए ये राखी भेज रहे हैं, और उनको ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने एक सफल ऑपरेशन सिंदूर का जो काम किया और उन्होंने जो आतंकवादियों से हमारी माँ बहन बेटियों की जो इज्जत रख ली, उसके लिए हम लोग यहाँ पे राखी बना रहे हैं और उनका धन्यवाद भी अदा कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों की सुरक्षा के लिए बीड़ा उठाया है और हम देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। ऐसे में हम सभी बहनें उनके साथ हैं, क्योंकि ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंदूर का बदला चुकाया और उन आतंकवादियों को मार गिराया और पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। वाराणसी के अलावा देश के दूसरे शहरों में भी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनी राखियों का जमकर क्रेज देखने को मिल रहा है। सूरत में तो एक ज्वेलरी शॉप में भी ऑपरेशन सिंदूर थीम पर ब्रह्मोस मिसाइल वाली राखियां तैयार की गई हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।